इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है डीन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहा था। डीन के सामने नैन्सी नाम की एक वेट्रेस होती है, जो कि उसके बचपन की दोस्त थी। वह यहीं पर काम करने आया करती और डीन यहाँ पर आकर उससे बातें किया करता। डीन यहाँ पर कॉफी पीते हुए नैन्सी को अपने पास बुलाता है, लेकिन नैन्सी उसे बिल्कुल भी इग्नोर करते हुए किचन के अंदर चली गई। डीन बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर नैन्सी का बिहेवियर इस तरीके से क्यों बदल गया, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला गया किचन में उसे देखने के लिए। डीन ने जैसे ही दरवाजा ओपन किया, तभी अचानक वो देखता है किसी खतरनाक क्रिएचर को, जिसके बड़े बड़े नाखून थे और वो उसी नाखून की मदद से डीन के ऊपर हमला कर देता है। डीन ने अपने बचाव के लिए हाथ ऊपर तो किया, लेकिन उसके हाथ पर बड़ा सा कट लग गया था। वो काफी ज्यादा डर गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो ये पता चलता है कि वो तो अपनी जगह पे ही बैठा था, यानी कि ये सारी चीजें उसकी एक नाइटमेयर थी जो कि वो इमेजिन कर रहा था। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि डीन के साथ जो भी नाइटमेयर्स हुए थे, उसके हाथ पर अभी भी उस काटे जाने का निशान मौजूद है, यानी कि कहीं ना कहीं ये नाइटमेयर रियल है और उसकी बॉडी पर अफेक्ट करते हैं। डीन तो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि इसी टाइप के नाइटमेयर्स उससे बहुत पहले भी आया करते थे। अब उस कैफे के अंदर क्रिस नाम की एक दूसरी लेडी आती है और उसी जगह पर जेसी नाम का उसका एक बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। जेसी ने जब ये देखा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस डीन के साथ बात कर रही है, तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और वहां से अपने दोस्तों को छोड़कर चला गया। हमें पता चला कि डीन और क्रिस एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते थे। डीन यहाँ पर क्रिस को सारी बातें बताता है अपने उन नाइटमेयर्स के बारे में, जिससे कि वो काफी परेशान हो गया था। उसे कुछ नहीं समझ रहा होता कि आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल हो रही हैं। क्रिस डीन को समझाती है और उससे शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि ये चीजें एक तरीके से उसके हेल्थ पर इफेक्ट करेंगी। डीन इन बातों को समझ जाता है और क्रिस को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके हाथों से गलती से कॉफी का कप नीचे गिर गया था। वो कॉफी क्रिस के ऊपर गिरने की वजह से उसकी ड्रेस खराब हो गई, इसीलिए वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। डीन इसके लिए काफी माफी मांगता है और उसी जगह पर बैठा होता है, लेकिन एक बार फिर उसे काफी खतरनाक नाइटमेयर्स आने लगे थे, जिसके अंदर वो वही खतरनाक क्रिएचर को भी देखता है। और अब वो नुकीले हाथों वाला क्रिएचर डीन की जान लेने के लिए आगे बढ़ रहा था, जो कि उसके गले पर चाकू रखकर उसे खत्म कर रहा होता है। थोड़ी देर में ही जैसे ही क्रिस डीन के पास आई, तब वो देखकर एकदम चौंक गई, क्योंकि डीन अपने ही हाथों से खुद का गला काट रहा था। देखते ही देखते डीन ने ये कर दिया होता है और वो वहीं पर मर गया। अगले दिन अब हमें सारे लोग जुटे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि डीन का फ्यूनरल चल रहा था। उन सभी लोगों में से क्रिस सबसे ज्यादा शॉक थी, क्योंकि ये घटना उसने अपनी आंखों से देखी होती है कि कैसे क्रिस ने खुद को ही मार लिया। अब यहाँ डीन का फ्यूनरल खत्म होने के बाद क्रिस अपने छोटे वर्जन को देखती है, लेकिन उसकी छोटी वर्जन जैसे ही उसकी तरफ मुड़ी तो उसके बॉडी पर वही नाखूनों के निशान मौजूद थे, जिससे कि डीन डर कर भाग रहा था। क्रिस तुरंत ही होश में आ जाती है और फिर उसे भी पता चला कि उसने ये नाइटमेयर देखा है। वो भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये विजन कहां से आ रहे हैं। सभी लोगों के जाने के बाद जब क्रिस उनके पास आती है, तो उस जगह पर डीन के बचपन की काफी सारी फोटोज लगाई गई थी। उन्हीं सारी फोटोज में अचानक क्रिस नोटिस करती है कि उसकी बचपन की फोटो डीन के साथ मौजूद है, और ऐसा लग रहा था कि डीन और क्रिस एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब उस जगह पर क्रिस का एक्स बॉयफ्रेंड जेसी भी आ गया था। क्रिस तो जेसी को सारी बातें बताती है कि किस तरीके से डीन ने खुद को मारा, और उसे कुछ अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे, जिसमें कि वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जेसी तो इन सारी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता। उस जगह पर फिर नैन्सी आ जाती है, जो उसी समय कैफे में मौजूद थी। वो भी जेसी को बताती है कि मैंने भी उस हादसे को अपनी आंखों से देखा है, और जो बातें क्रिस कह रही है वो एकदम सही है। जेसी बिल्कुल भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसे लेकर वहां से चला गया, क्योंकि इसमें ही भलाई है और क्रिस इस पर ज्यादा सोचेगी तो उसके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। अब हमें क्रिस को अपने घर पर दिखाया गया, जो कि अपने बचपन की फोटोज को देख रही थी। उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, जिसे कि वो फोटोज देखकर ही पता कर सकती थी। क्रिस अपनी मदर से पूछती है कि मेरे बचपन के सामान कहाँ पर रखे गए हैं, तो उसकी मदर ने बताया कि ऊपर वाले कमरे में मैंने उसे सारी चीजों को छुपा कर रखा है, जिसे कि बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ काफी सामान मौजूद है। अब यहाँ क्रिस और उसकी फैमिली के डिनर करने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन क्रिस सच्चाई का पता लगाना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत ही ऊपर वाले कमरे में चली गई और चारों तरफ ढूंढने लगी अपने बचपन की चीजों को। उसे तो वो सारी फोटोज मिल जाती हैं और वो ड्रेस भी मिलती है, जो कि क्रिस बचपन में पहना करती थी, लेकिन वो ड्रेस के ऊपर वही नुकीले नाखूनों के निशान होते हैं, जिस तरीके के विजन्स उसने फ्यूनरल में देखे थे। यानी कि ये चीजें एक तरीके से रियलिटी है और नाइटमेयर भी है। भले ही वो नाइटमेयर में कोई भी चीजें देखे, पर उसका असर रियलिटी में भी होता था।
और यही रीजन होता है कि शायद डीन मारा गया। अचानक से अब क्रिस जैसे ही उस बारे में सोचने लगी तभी उसके ऊपर कोई अनजान सा आदमी कूद पड़ता है। ये वही आदमी था जिसने कि डीन की जान ली होती है उसकी नाइटमेयर्स में आकर। उसकी पूरी बॉडी जली हुई थी और उसके हाथों पर नुकीले नाखून मौजूद थे। क्रिस तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर कर चिल्लाने लगती है। तभी वो अचानक अपने बेड पर उठती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर होता है। हालांकि ये रियलिटी में नहीं पर उसके सपनों में हो रहा था, जो कि एक तरीके से कनेक्टेड है। क्रिस अब अगले दिन अपने कॉलेज में होती है जो कि लेक्चर अटेंड कर रही थी। तभी उसे एक समय के लिए वापस नाइटमेयर्स आते हैं और आसपास की पूरी चीजें बदल जाती हैं। सारे स्टूडेंट्स और कॉलेज एकदम ब्लैकआउट हो चुके थे और टीचर की जगह पर वही बर्न आदमी आता है जिसका चेहरा इतना ज्यादा खतरनाक था जो क्रिस को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उस खतरनाक बर्न आदमी के हाथ इतने ज्यादा नुकीले थे कि वो किसी की भी जान ले सकता था। और इन सारी चीजों को देखने के बाद क्रिस काफी जोर से चिल्लाती है जो कि वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ चुकी थी। सारे स्टूडेंट क्रिस को इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर एकदम शॉक हो गए कि आखिर इसे क्या हो रहा है। फिर जाकर क्रिस ने अपने आप को संभाला। वो समझ रही होती है कि वो जितनी भी कोशिश कर ले नाइटमेयर की दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब यहाँ क्लास खत्म होने के बाद क्रिस तुरंत ही भागते हुए अपने घर पर आ गई क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है पूरी क्लास के सामने। अब घर पे आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मदर जो कि एयर होस्ट्रेस थी वो अब किसी काम के लिए अब लंदन जा रही हैं, जो कि कुछ दिनों बाद ही आएंगी। यानी कि क्रिस अपने घर में बहुत ही ज्यादा अकेली है, इसीलिए उसने दरवाजों और खिड़कियों पर लॉक लगा दिए जिससे कि कोई अंदर ना आ सके। लेकिन यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेसी खिड़की के रास्ते से अंदर आ ही जाता है। जेसी को दरअसल क्रिस की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। क्रिस भी जेसी को सारी बातें बताती है कि किस तरीके से नाइटमेयर्स उसके सामने बार बार आ रहे हैं और उसके अंदर वही खतरनाक आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जेसी तुरंत ही क्रिस के पास आकर ये बताता है कि इसी टाइप की नाइटमेयर्स मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में ना सोचो और एकदम नॉर्मल रहो। क्रिस ने तो यहाँ पर जेसी को अपने साथ ही सोने के लिए मना लिया। वो दोनों आराम से बेड पर सोए हुए होते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब आधी रात हो चुकी थी जिसमें कि क्रिस को अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। क्रिस तुरंत ही दरवाजा खोलकर बाहर अपने कुत्ते को देखने चली गई। तब पता चलता है कि उसके कुत्ते को किसी ने मार दिया है, वो भी नुकीले नाखूनों की वजह से। बाहर की तरफ और कोई नहीं, वही जला हुआ आदमी मौजूद था जो कि अब क्रिस के पास आ रहा होता है। क्रिस तुरंत ही अंदर भागते हुए आई और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वो अपने घर में नहीं पहुंचती। वो तो अचानक से टेलीपोर्ट होकर उस स्कूल में पहुंच जाती है जहां पर वो बचपन में पढ़ा करती थी। क्रिस के तो ठीक सामने उसके बचपन का वर्जन आता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। क्रिस कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये कहां पर पहुंच गई और ये चीजें उसके साथ क्यों हो रही हैं। वो जैसे ही क्लास के अंदर जाती है तो उसके सामने वही बर्न आदमी आ गया था जो कि उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और उसके पीछे आता है। लेकिन अब रियलिटी की दुनिया में क्रिस की आंखें खुल गई थी। वो वॉशरूम में आती है, अपना मुंह धोती है और फिर वापस बेड पर सोने चली जाती है। पर अब वो देख रही थी कि उसके साइड में जेसी नहीं, वही बर्न आदमी मौजूद था। ये रियलाइज करते ही क्रिस काफी जोर से चिल्लाने लगी जिससे कि जेसी एकदम संभाल रहा था। पर इस बार बात काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है और अब क्रिस किसी के कंट्रोल में आकर ऊपर की तरफ उड़ने लगी थी। जेसी इन चीजों को कुछ संभाल ही नहीं पाता और वो एकदम शॉक में खड़ा ही रहता है। तभी अचानक क्रिस की पूरी बॉडी पर उसी पंजे के निशान पड़ गए थे जिससे कि उसकी पूरी बॉडी कट जाती है। यानी कि क्रिस की भी यहाँ पर मौत हो गई, वो भी बहुत बुरी तरीके से। जेसी जो कि इन चीजों पर भरोसा नहीं कर रहा था, उसने तो ये चीजें अपनी आंखों से देखी होती हैं। और अब जेसी सीधा डर कर भागते हुए नैन्सी के पास चला गया जो कि बता देता है कि क्रिस को जान से मार दिया गया है और अब मुझे डर लग रहा है कि वो चीजें मेरे साथ ना हो और मुझे भी जान से मरना पड़े। जेसी नैन्सी को सारी बातें समझा रहा था कि किस तरीके से वो खतरनाक चीज हमारे नाइटमेयर्स में आकर हमें मार रही है और अब उसने तो क्रिस को भी जान से मार दिया है। लेकिन नैन्सी यहाँ पर जेसी को बताती है कि ये नाइटमेयर्स मुझे भी आ रहे हैं और उसके अंदर जो आदमी दिखाई दे रहा है उसका नाम फ्रेडी है। फ्रेडी नाम का ये एक आदमी हमें मारने की कोशिश कर रहा था हमारे नाइटमेयर्स के अंदर ही, और अगर हमारे सपनों के अंदर और विजन के अंदर हम मारे गए तो रियलिटी में भी किसी न किसी रीजन की वजह से मारे ही जाएंगे। जेसी तो नैन्सी को समझाने लगा कि किसी भी हालत में ये बातें दूसरों को पता नहीं चलनी चाहिए और तुम सोने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। जेसी ये सारी बातें करने के बाद उसके घर से भागने लगता है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जेसी को पकड़ लिया गया क्योंकि पुलिस वाले ये समझ रहे थे कि जेसी ने ही क्रिस की जान ली है। जेसी को जल्द से जल्द जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता।
अब हमें जेसी का वही फ्रेंड क्विंटन दिखाया जाता है जिसे कि नैन्सी कॉल करके सारी बातें बता रही थी। नैन्सी ने कहा कि हमें जेसी की मदद करनी होगी उस सबूत इकट्ठा करने में ताकि हम उसे जेल से छुड़ा सकें। इसीलिए अब क्विंटन नैन्सी की मदद करने के लिए एक लाइब्रेरी में चला जाता है इस पूरे केस को स्टडी करने के लिए। क्विंटन जब अलग अलग बुक्स को पढ़ रहा था तभी उसे एक बच्ची दिखाई दी जो कि बहुत अजीब तरीके से उसे देख रही थी। क्विंटन तो उस बच्चे का पीछा करते हुए एक दूसरे कमरे में चला गया जिससे कि ये पूरा सीन बदल जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारे चिल्ड्रंस दिखाई देते हैं। यानी कि अब क्विंटन भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ चुका है जिसे कि नाइटमेयर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम जेसी को देखते हैं जिसे कि जेलर सामने लेकर जा रहा था किसी से मिलाने के लिए, लेकिन अचानक से चारों तरफ का एनवायरनमेंट जेसी के लिए चेंज हो जाता है। ये किसी पुरानी फैक्ट्री का लग रहा था जिसके अंदर कई बच्चियों को कैद करके रखा गया होता है। जेसी जब उस फैक्ट्री के थोड़ा और अंदर जाता है तभी उसे अचानक वही आदमी दिखाई दिया जिसे कि फ्रेडी कहा जा रहा था। उसी जले हुए आदमी ने अब तक सारे लोगों को मारा है। क्रिस तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है उस आदमी को देखकर क्योंकि नाइटमेयर्स में ये हमेशा आकर उसे परेशान किया करता। जेसी को लगने लगा कि शायद कुछ मूवमेंट ना करने पर ये उसे कुछ नहीं करेगा, पर ये उसकी गलतफहमी थी। अचानक अब उसे खतरनाक जले हुए आदमी ने जेसी की बॉडी में अपना नुकीला हाथ डाल दिया और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। रियलिटी की दुनिया में भी जेसी मारा जाता है और ये पता चलता है कि उसने अपने बेड पर से एक अनजान तरीके से जंप कर दिया जिससे कि सिंक में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सारी बातें अब नैन्सी और क्विंटन को भी पता चल जाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि शायद अब उन सभी की बारी होती है मरने की। नैन्सी तो अपनी मदर से पूछती है कि क्या किसी भी तरीके से मेरा जेसी और क्विंटन से बचपन में कोई रिलेशन था कि नहीं। उसकी मदर ने एकदम ना में रिप्लाई दिया और घर के अंदर चली गई। तब जाकर नैन्सी की मदर किसी अजनबी को कॉल करती है और ये कहती है कि नैन्सी को सारी बातें याद आने लगी हैं। यहाँ नैन्सी जो थक चुकी थी वो नहाने चली जाती है और इसने अलार्म भी सेट करके रखा था ताकि वो सोए नहीं, क्योंकि सोना तो उसके लिए काफी ज्यादा डरावना हो सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। नैन्सी जब नहाकर बाहर निकलती है और अपने कमरे में आती है तो उसने देखा कि चारों तरफ बर्फ गिर रही है। ये बर्फ अचानक से गिरने की वजह से वो शॉक हो गई और अंदर की तरफ जाने लगी ताकि वो अपने सवालों का जवाब पता कर पाए। वो पूरी की पूरी जगह बर्फ से ढक चुकी थी, इसीलिए नैन्सी आगे बढ़ने ही लगी। वो तो ट्रेवल करते हुए एक स्कूल के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो बचपन में पढ़ा करती थी। जैसे ही वो स्कूल का दरवाजा ओपन करने जाती तभी नैन्सी के ठीक पीछे वही फ्रेडी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और वो उसके पास आकर टच करता है। नैन्सी तो उसे कुछ भी नहीं करती और एकदम शांति से खड़ी रहती है क्योंकि जरा भी हलचल करने पर वो उसे जान से मार सकता था। फ्रेडी जैसे ही उसे टच करने गया तभी अचानक रियलिटी में अलार्म बजने लगता है जिससे कि नैन्सी जो कि बाथटब में सोई हुई थी वो जग जाती है और वहां से बाहर निकल जाती है। क्विंटन नैन्सी को कॉल करके सारी बातें बताता है कि किस तरीके से जेसी की मौत हो गई और अब हम दोनों ही बचे हैं जो शायद आगे चलकर मरने वाले हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए, इसीलिए जल्द से जल्द साथ मिलते हैं जहां नैन्सी ने क्विंटन को उस स्कूल के बारे में बताया जो उसने अपने विजन्स में देखा होता है। शॉकिंग बात ये थी कि क्विंटन कहता है कि ये स्कूल में तो मैं भी पढ़ा हूँ। तब जाकर उन्हें कुछ बातें रियलाइज होती हैं, इसीलिए नैन्सी क्विंटन को अपने घर पर बुलाकर अपने बचपन की कुछ फोटोज देखने लगी। आखिरकार उसे एक फोटो मिल ही जाती है जिसमें कि उसके बचपन के सारे स्टूडेंट्स की फोटोज मौजूद थी जिस स्कूल में वो पढ़ा करती थी। एक झटका उन्हें तब लगा जब उस फोटो के अंदर देखने पे पता चलता है कि उसके अंदर डीन, नैन्सी, क्रिस, जेसी और क्विंटन के सारी फोटोज मौजूद हैं, यानी कि वो सभी एक स्कूल में ही पढ़ा करते थे। और उनके बीच फ्रेडी नाम का एक गार्डनर भी होता है जो कि बच्चों से काफी प्यार किया करता था। उस समय फ्रेडी बहुत ही अच्छा हुआ करता होता है और बच्चों को खुश रखता है। ये बातें जब नैन्सी को पता चली तो वो अपनी मदर के पास चली गई सारी बातें पूछने के लिए। उसकी मदर ने ये बताया कि तुम जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ फ्रेडी नाम का आदमी गार्डनर मौजूद था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो आगे चलकर ऐसा बन जाएगा। सारे पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि फ्रेडी उसके बच्चों का ख्याल रखता है और उन्हें काफी ज्यादा हंसाता है, लेकिन कुछ समय के बाद सारे बच्चों की बॉडी पर एक अजीब तरीके के निशान दिखाई देने लगे। सभी पेरेंट्स को लगने लगा कि शायद ये काम फ्रेडी का हो सकता है, इसीलिए वो लोग फ्रेडी को दोष देने लगे और उसके ऊपर शक करने लगे। कोई सबूत ना मिलने के कारण फ्रेडी को जॉब से भी निकाल दिया गया, लेकिन अगले दिन से ही फ्रेडी इस बात से काफी नाराज होकर शहर छोड़कर ही चला गया था। अब नैन्सी को अपनी मदर की इन बातों के बीच में कुछ मिसिंग लगता है, इसीलिए वो क्विंटन से रिक्वेस्ट करती है कि हम इस बारे में पता लगाएंगे, लेकिन क्विंटन के फादर वहाँ पर आकर उसे लेके चले जाते हैं, इसीलिए अब आगे नैन्सी को ही अकेले बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ हमें नैन्सी दिखाई जाती है जो उसी फोटो को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए लग गई थी। उसे ये शॉकिंग जानकारी मिलती
मिलती है कि उसमें मौजूद सारे के सारे बच्चे किसी रीजन की वजह से मारे गए थे। उसे तो एक ऐसे स्टूडेंट का भी वीडियो फुटेज मिलता है जो कि फ्रेडी के बारे में कुछ बातें कर रहा था। वो कहता है कि फ्रेडी मुझे नाइटमेयर में दिखाई देता था और वो मुझे फैक्ट्री की तरफ लेकर जाता था, जैसे वो कुछ बताना चाहता है। यहाँ पर अब हम क्विंटन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के अंदर स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। वो जैसे ही स्विमिंग करने के लिए पूल में उतरता है तभी अचानक उसका पैर किसी ने नीचे खींच लिया, जिसके बाद वो बाहर निकला तो वो एक फैक्ट्री में निकलता है। इस फैक्ट्री में अपनी आंखें खुलते ही अचानक उसकी नजर फ्रेडी के ऊपर गई, जो कि भागता हुआ उसी फैक्ट्री में आकर छुप गया, क्योंकि उसका पीछा स्कूल के सारे पेरेंट्स और प्रिंसिपल कर रहे थे। अब जब उन लोगों को पता चला कि फ्रेडी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है तो उन्होंने पूरी फैक्ट्री को ही आग लगा दी और इस आग के अंदर फ्रेडी पूरी तरीके से जल जाता है, जो भागते हुए बाहर की तरफ आ गया था। क्विंटन तो ये देखकर चौंक गया और फिर उसे सभी लोग पानी में से बाहर निकालते हैं, जिससे कि वो थोड़ी देर में रिकवर हो जाता है। क्विंटन तुरंत ही नैन्सी के पास चला गया उसे ये सारी बातें बताने के लिए, यानी कि उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि शायद फ्रेडी को बुरी तरीके से मार दिया गया था उन सारे पेरेंट्स ने जिन बच्चों को फ्रेडी बहुत ही अच्छी तरीके से देख रेख करता था। और यही रीजन होता है कि शायद फ्रेडी एक अजीब तरीके की दुनिया में फंस चुका है, जो उन सारे बच्चों को मारकर अपना बदला ले रहा था जिनके पेरेंट्स ने उनकी ये हालत की होती है। क्विंटन और नैन्सी डिसाइड करते हैं कि वो स्कूल के उस बेसमेंट में जाएंगे जहाँ पर फ्रेडी रहा करता था, इसीलिए वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्विंटन एक सुपरमार्केट में रुकता है कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन यहाँ नैन्सी जो कि कार में मौजूद थी उसे फिर से नाइटमेयर्स आने लगे थे उसी खतरनाक फ्रेडी के जो उसे पकड़ रहा होता है। नैन्सी तो डर के मारे सीधा क्विंटन के पास और सुपरमार्केट में चली गई। उसके बाद वो दोनों सीधा कार से स्कूल की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में फिर से वही फ्रेडी आ जाता है। वो तो कार का एक्सीडेंट कराते हुए बाल बाल बचे और वहाँ से फिर पैदल चलने लगते हैं। नैन्सी और क्विंटन जल्द से जल्द चाहते थे कि फ्रेडी के इस राज का पता लगाया जाए और अब वो दोनों ट्रेवल करते हुए स्कूल के बेसमेंट की तरफ जाने लगे होते हैं। बेसमेंट में पहुंचते ही वो धीरे धीरे अंदर जा रहे थे जहाँ पूरा अंधेरा मौजूद था। अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही थी और इससे वो सच्चाई का पता लगा सकते थे। नैन्सी और क्विंटन ने वहाँ कुछ पिक्चर्स को देखा जो कि फ्रेडी ने ही बनाए थे और फिर उन्हें रियलिटी पता चलती है कि फ्रेडी उन्हें इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उसे जान से मार दिया होता है, बल्कि वो इन सारे बच्चों को इसीलिए मार रहा था क्योंकि मरने के बावजूद भी उसे इंसाफ नहीं मिला होता। उसके ऊपर किसी ने नहीं भरोसा किया और उसका मजाक उड़ता रहा। तब जाकर यहाँ नैन्सी और क्विंटन डिसाइड करते हैं कि अगर हमें फ्रेडी को मारना है तो नाइटमेयर की दुनिया से उसे रियलिटी की दुनिया में लाना होगा। इसीलिए उन्हें अब जल्द से जल्द सोना होगा जिससे कि फ्रेडी उनके ऊपर हमला करे और वो उन्हें रियलिटी में ला दे। नैन्सी ने डिसाइड किया कि वो सोएगी और फ्रेडी को यहाँ लेकर आएगी। क्विंटन जगकर उसके ऊपर नजर रख रहा था ताकि कंडीशन बिगड़ने पर वो उसे जगा सके, पर शॉकिंग बात ये थी कि क्विंटन खुद ही सो गया पहरा देते देते। क्विंटन के ठीक सामने वही फ्रेडी होता है जो अपने नुकीले नाखूनों से उसके ऊपर हमला करने लगा और पूरी बॉडी पर बहुत ही बड़े बड़े जख्म दे दिए। क्विंटन एकदम से बेहोश होकर अपनी जगह पर गिर गया और अब फ्रेडी सीधा नैन्सी के नाइटमेयर्स में चला जाता है। नैन्सी नाइटमेयर्स में देखती है कि उसके ऊपर फ्रेडी लगातार हमला तो कर रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन और पूरी जगह एकदम से चेंज हो जा रही थी। अब वो अपने घर पर पहुंच जाती है जो कि बेड पर सोई हुई थी, लेकिन फिर भी फ्रेडी उसका पीछा छोड़ता ही नहीं। नैन्सी लगातार उससे दूर भागते हुए ऊपर की तरफ जा ही रही थी, लेकिन फ्रेडी ने डार्क मैजिक की वजह से फ्लोर को पूरी तरीके से एक खून के दलदल में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे कि नैन्सी वहां से भाग ही नहीं सकती थी। नैन्सी जहां भी जाकर छुप रही थी फ्रेडी वहां पहुंचकर उसके ऊपर हमला कर रहा था और अब तो वो उसे धीरे धीरे डैमेज भी देता है। वहीं अब रियलिटी की दुनिया में क्विंटन को धीरे धीरे होश आने लगा और जब वो देखता है कि नैन्सी तड़प रही है तो वो उसे नींद से जगाने लगा। क्विंटन ने अपने साथ एक ऐसी दवाई ली थी कि जिससे कि नींद ना आए और वो वही इंजेक्शन निकालकर नैन्सी के बॉडी में लगा देता है। यहाँ अब नैन्सी अपने नाइटमेयर्स की दुनिया से रियलिटी में वापस आने लगी थी, पर वो वहाँ से फ्रेडी को भी पकड़ लेती है, जिससे कि फ्रेडी नाइटमेयर की दुनिया से पहली बार बाहर निकला था। वो अब उनके सामने होता है जो कि रियलिटी में काफी खतरनाक था। क्विंटन और नैन्सी पूरी कोशिश करते हैं फ्रेडी को जान से मारने के लिए, पर फ्रेडी तो बहुत ही कम समय में क्विंटन को घायल कर देता है और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नैन्सी पीछे से आ जाती है और एक चाकू की मदद से सीधा फ्रेडी के हाथों को ही काट देती है। फ्रेडी और कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, इससे पहले नैन्सी ने बिना कोई देरी किए उसका गला ही काट दिया, जिससे कि वो वहीं मर जाता है। नैन्सी और क्विंटन उस पूरी जगह पर आग लगा देते हैं जिससे कि वो जल जाए और फ्रेडी वापस कभी ना आ पाए। थोड़े समय के अंदर उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और फायर फाइटर्स की टीम आकर वहां की आग बुझाती है। दोनों अपनी जान बचाकर बहुत ही सही सलामत वहां से बाहर निकलते हैं और अब उन्हें लग रहा था कि सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। फ्रेडी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसे तो मार दिया गया है।
हमें अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी अपनी मदर के साथ घर में इंटर हो रही थी। सारी चीजें एकदम नॉर्मल लगती हैं, लेकिन तभी अचानक नैन्सी को मिरर के पास फ्रेडी दिखाई दिया, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगी और अब फ्रेडी मिरर तोड़ते हुए उसकी मदर को अपने साथ कहीं लेकर चले जाता है और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।